वेलकम यू अगेन ऑन किंग्स अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर 1 शुरू किया था उसका लास्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है वो। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे जो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किए थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 2 टाइप्स के फोर्स। तो मैंने आपको बताया था टोटल नेचर में 4 टाइप के फोर्स होते हैं, उसके अंदर 2 टाइप के फोर्स है वो हमने पिछले वीडियो में किए थे। पहला किया था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ हम पर लगाती है। अर्थ पर जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट है उन सब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑलवेज इन अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर के अंदर रहता है। नेक्स्ट जो है टाइप्स वो हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में करीब करीब 10⁻38 टाइम्स तक बेटर रहता है उसके कंपैरिजन के अंदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, वो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में किसके बीच में लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? बाइंड करके रखता है। किसको बाइंड करके रखता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। ठीक है, बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से ये बाहर नहीं निकल जाए। उसको बाइंड करने का काम कौन सा फोर्स करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। जो 4 टाइप के फोर्सेज अपन ने देखेंगे यहाँ पर हम, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, फिर देखिए 4 तरीके के फोर्स आपको मैंने बताया था। एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा जो फोर्स होता वो होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? देखते हैं अब ये नेचर में कैसा होता है। नेचर वाइज ये भी किस तरीके का होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर देखा था सेम टू सेम इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखिए ये कितना पावरफुल होता है, इसके पावर देखते हैं। ये करीब करीब 100 टाइम्स होता है। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इससे पहले वाले फोर्स हमने देखे थे उसका करीब करीब कितना टाइम होता है? 100 टाइम्स। ठीक है, तो बात करते हैं। तो यहां लिख देते हैं इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, इन नेचर अबाउट 100 टाइम्स। किसका रहता है 100 टाइम्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ। कितना पावरफुल होता है स्ट्रेंथ में। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा कौन होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कितना? 10⁻38। अब 10⁻38 से भी ये ज्यादा पावरफुल है। कितना? 100 टाइम्स। उससे भी 100 टाइम, यानी 10⁻40 तक पहुंच गया ये करीब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये किस तरीके से होगा। देखिए ये एक्चुअल में चार्ज इंडिपेंडेंट रहता है। चार्ज के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती क्योंकि ये न्यूट्रॉन के ऊपर भी काम करता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई तरह का चार्ज आपने नहीं होता है। ये आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड तो चार्ज इंडिपेंडेंट है मतलब इक्वली काम करेगा। किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी, न्यूट्रॉन के ऊपर भी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है एक्चुअली में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे इक्वली ये काम करेगा। तो यहां लिख देंगे कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड acts
इक्वली between a proton and a proton या फिर a proton and a neutron, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी वो इक्वली काम करेगा। ऐसा कैसा काम वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी करेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी करेगा, इक्वली काम करेगा। क्लियर है? तो यहां पर अपन लिख देंगे एंड अ न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन। क्लियर है? यहां तक आपको समझ आया क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगले पॉइंट के अंदर अपन देखते हैं इसकी जो रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी? शॉर्ट रेंज रहेगी। शॉर्ट रेंज क्यों रहेगी? क्योंकि ये काम कहां कर रहा है? ये एटम के न्यूक्लियस तक ही काम कर रहा है। और आपको पता है न्यूक्लियस की अपने न्यूक्लियस का अगर रेडियस देखें तो रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इतनी कम रेंज इसकी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ये। कैसा होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, किसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग होगा? न्यूक्लियर की डायमेंशन के अकॉर्डिंग, अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन। फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ फोर्सेस जो नेचर में पाया जाता है, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये भी एक्चुअल में एटम के बीच में ही पाया जाता है। इसकी रेंज भी कम रहती है जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रहती है। ये कहां पाया जाता है? देखिए, अपीयर्स, ठीक है, ओनली इन सर्टन न्यूक्लियर। ठीक है, जो कि पोजेज करके रखता है। जैसे अपन सर्टन न्यूक्लियर की बात करें, जैसे बीटा डीके के अंदर ये आपको पाया जाता है। बीटा डीके किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, सर्टन न्यूक्लियर पोजेज such as the beta decay, किसका बीटा डीके? ऑफ अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखते हैं बीटा डीके के अंदर होता क्या है, वो चीज देखते हैं। ठीक है, इन बीटा डीके, लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए। इन बीटा डीके के अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होगा? एमिट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और क्या करेगा? एक अनचार्ज पार्टिकल को भी, एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल चार्ज नहीं रहेगा, यानी कि क्या हुआ? न्यूट्रॉन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अनचार्ज्ड पार्टिकल, जिसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड न्यूट्रिनो, जो कि आप 12th क्लास के अंदर जब पढ़ोगे, 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर है अपने। ठीक है, कॉल्ड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल, जिसको अपन बोलेंगे कॉल्ड न्यूट्रिनो। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है वीक फोर्सेस। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इंटरैक्ट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? थ्रू वीक फोर्स, थ्रू वीक फोर्स। वीक फोर्स के थ्रू वो क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते कैसे हैं? वीक फोर्सेस की वजह से मिलते हैं, ठीक है। मतलब इतना भी वीक नहीं है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, बट वीक रहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में। क्लियर है? ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी, ठीक है, इज एक्सीडिंगली, अपन ये कह सकते हैं एक्सीडिंगली स्मॉल, ठीक है। मतलब किसके ऑर्डर में बह सकते हैं? 10⁻⁻16 मीटर के ऑर्डर में अपन कह सकते हैं। मतलब किसकी रेंज, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उसकी रेंज से भी कम, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर। तो ये चारों टाइप के फोर्सेस मैंने आपको बताए, 1 बाय 1 करके आपको क्लियर हुए होंगे। अब अपन इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, ये रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। इन चारों फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ का रेशियो है वो निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पावरफुल फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे पावरफुल है। फिर होगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होगा आपके कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमजोर जो फोर्स होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करें, स्ट्रेंथ के रेशियो में, तो इनका रेशियो क्या आएगा देखिए। अगर ये 1 है तो इसका रेशियो होगा 1 रेशियो 10⁻⁻2 रेशियो 10⁻⁻13 रेशियो 10⁻⁻39। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻39 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है? ठीक है, आपको ये रेशियो समझ आया। अब आगे बात करते हैं इसके आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कंजर्व यानी कि कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ उसके अंदर कोई तरह का चेंज नहीं हो, तो उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन यहां पर लीजिए जो मैंने लिखा है यहां पर, कि सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट, उसको बोला जाता है आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। और जो इसकी प्रॉपर्टीज को गवर्न करती है, जो इसकी प्रॉपर्टी को शो करती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो हमें कंजर्वेशन की जो प्रॉपर्टीज के बारे में बताए। मतलब जो क्वांटिटी कंजर्व होती है, उस जो गवर्न करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की जो प्रॉपर्टी जो बताए उसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। क्लियर है आपको? ठीक है, तो इसमें दो तरीके के लॉ अपन देखते हैं। पहला देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर अपन ये देखते हैं, आप पढ़ते हुए आए हो
कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर आने वाली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने क्या किया, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो आपके घर रूम के अंदर जो लगा हुआ पंखा है वो चलना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, ये कि ये आपके जो पानी ऊपर चढ़ाने वाली मोटर के लिए भी यही चीज काम करती है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी और कन्वर्ट हो गई आपके किसके अंदर, बोलिए बोलिए जल्दी, आप कमेंट करके बताइए फटाक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मास भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जितना मास आपके शुरुआत में रहेगा जिस रिएक्शंस के अंदर, उतना ही मास लास्ट के अंदर प्रोडक्ट साइड के अंदर भी रहेगा। मास इक्वली ट्रांसफर होगा, जितना मास इस साइड होगा इनिशियल पॉइंट पर, उतना ही मास फाइनल पॉइंट पर भी रहता है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।